क्या नीच ग्रह यानी नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह भी अच्छा फल दे सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। क्यों? ऐसा व्यक्ति या तो राजा होता है। राजा, आप समझ रहे हैं कि राजा जैसी पदवी, जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्यरत होता है बिल्कुल राजा के जैसा जीवन जीता है। किसी भी स्थान पर होगा बिल्कुल राजसी उसका जीवन होगा। तीसरा सूत्र कहता है कि यदि नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह को उस राशि का स्वामी अगर पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। कैसे पता लगेगा नीच भंग राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बना है कि नहीं बना है? इसके 3 सूत्र हैं। बहुत छोटे से सिंपल से सूत्र मैं आज आपको बता देता हूं। आप खुद भी अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि क्या नीच भंग राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देख लीजिए कि जिस प्रकार से नीच का ग्रह मान करके चलते हैं, उदाहरण देकर के मैं आपको समझाऊंगा कि शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीच के होते हैं, और वो यदि उस राशि के स्वामी जिस राशि में वो नीच के हुए हैं, जैसे शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है और बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं, उसका सूत्र है कि आत्मकारक ग्रह आपकी जन्म कुंडली में आत्मकारक ग्रह यदि लग्नेश के साथ संबंध बनाए तो इससे सब बड़ा और इससे सर्वश्रेष्ठ राजयोग किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में नहीं हो सकता। अब समझ लीजिए संक्षेप में कि आत्मकारक ग्रह कौन होता है। जय श्री राधे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है समस्या और समाधान कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे राजयोग, जन्म पत्रिका में बनने वाले राजयोग, वो राजयोग जिनका फल बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है। वह कौन कौन से राजयोग हैं जो केंद्र से बनते हैं, त्रिकोण से बनते हैं और अन्य अन्य 12 भावों से किस प्रकार से राजयोग आपके जीवन में। नीच भंग राजयोग पर हम चर्चा करेंगे। विभिन्न ग्रहों के जो भी राजयोग किस प्रकार से स्थापित होते हैं और उनका क्या क्या फल मिलता है व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ये पूरी जो श्रृंखला है, ये पूरी श्रृंखला इसी विषय पर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो राजयोग बनते हैं, सबसे पहले प्राथमिकता जो पराशर ऋषि ने दी है उत्तर कालामृत में, जिन राजयोगों का सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है वो वर्णन है केंद्र और त्रिकोण से बनने वाले राजयोग। केंद्र और त्रिकोण मतलब 1, 4, 7 और 10वां भाव, ये होते हैं केंद्र के भाव। और जन्म कुंडली के अंदर त्रिकोण जो होता है उसमें पहला घर यानी प्रथम और 5वां और 9वां भाव, ये त्रिकोण कहे गए हैं। तो केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी के मध्य, केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी के मध्य जो भी आपसी संबंध स्थापित होते हैं उसको हम केंद्र त्रिकोण राजयोग के नाम से जानते हैं। वो कैसे कैसे स्थापित होते हैं उसके विषय पर मैं आपको बताऊंगा। केंद्र का जो भाव है वो रिप्रेजेंट करता है विष्णु भगवान, अर्थात उन 4 स्थानों को विष्णु जी के स्थान के नाम से जाना जाता है। और जो त्रिकोण के भाव हैं 1, 5 और 9, इनको माता लक्ष्मी जी का भाव कहा जाता है। तो जब भी इन भावों में आपस में कोई भी, चाहे वो दृष्टि के द्वारा संबंध स्थापित हो, चाहे वो साथ में बैठने के द्वारा स्थापित हो या राशि परिवर्तन से स्थापित हो, तो उसको हम केंद्र और त्रिकोण के द्वारा बनने वाले राजयोग को हम कहते हैं। केंद्र और त्रिकोण के मध्य जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली जिस राजयोग को कहा गया है वो 2 भावों के मध्य बनता है। नवम यानी केंद्र का भाव हो गया 10वां और त्रिकोण का हो गया 9वां भाव। तो 10वें भाव और 9वें भाव के मध्य जो संबंध स्थापित होता है, चाहे वो 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव के स्वामी के साथ भाव में बैठ जाए, या दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, या दोनों एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हो केंद्र और त्रिकोण में बैठकर, तो ऐसे राज्यों को हम जो कहते हैं ये केंद्राधिपति, ठीक है, केंद्र अधिपति राजयोग के नाम से हम इसको जानते हैं। उत्तर कालामृत में इसका वर्णन किया गया है। सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति या तो राजा होता है। राजा, आप समझ रहे हैं कि राजा जैसी पदवी, जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्यरत होता है बिल्कुल राजा के जैसा जीवन जीता है। किसी भी स्थान पर होगा बिल्कुल राजसी उसका जीवन होगा। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा और हमेशा भाग्य का साथ, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को ना बिना कुछ किए भी सब कुछ मिल जाता है ना। जैसे बहुत बड़े बड़े उदाहरण इसमें आते हैं अंबानीज के, जैसे हम चर्चा करते हैं उनके जो पुत्र पुत्री हैं, अन्य और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो जो बहुत कम करने से ऐसे स्थान पर उन्होंने ऐसे घर में जन्म ले लिया कि वो राजपाट से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हम इसको केंद्र त्रिकोण राजयोग के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ राजयोग के विषय पे जो पराशर ऋषि ने दिया था। उसका सूत्र है कि आत्मकारक ग्रह आपकी जन्म कुंडली में आत्मकारक ग्रह यदि लग्नेश के साथ संबंध बनाए तो इससे सब बड़ा और इससे सर्वश्रेष्ठ राजयोग किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में नहीं हो सकता। अब समझ लीजिए संक्षेप में कि आत्मकारक ग्रह कौन होता है। बहुत साधारण तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आपकी लग्न पत्रिका में जिस भी ग्रह के पास सबसे ज्यादा डिग्री हो, जैसे आपकी कुंडली में जब 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में से सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है, उदाहरण के रूप में चंद्रमा की 12 डिग्री है, सूर्य की 10 डिग्री है और मान लेते हैं कि मंगल की 27 डिग्री है। तो जिसका भोगांश
ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा डिग्री के साथ आपकी लग्न पत्रिका में विराजमान होगा, वही आत्मकारक ग्रह होगा। और आत्मकारक ग्रह के साथ लग्नेश का संबंध केंद्र में बन जाए, त्रिकोण में बन जाए, लाभ स्थान पे बन जाए, किसी ऐसे शुभ भाव में बन जाए जो केंद्र और त्रिकोण से संबंध रखता हो, तो इससे सर्वश्रेष्ठ राजयोग नहीं हो सकता। तो देख लीजिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के कहीं ये राजयोग आपकी कुंडली में भी तो नहीं बन रहा है, और इसको कैसे फलीभूत करना है इसके सूत्र भी आपको बताए जाएंगे। तो करवा लीजिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण। क्या नीच ग्रह यानी नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह भी अच्छा फल दे सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। क्यों? यदि वो आपकी जन्म कुंडली में नीच भंग राजयोग बना रहा हो तो निश्चित तौर पर वो नीच का होकर के खराब फल नहीं बल्कि अत्यधिक अच्छे और शुभ परिणाम देगा। कैसे पता लगेगा नीच भंग राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बना है कि नहीं बना है? इसके 3 सूत्र हैं, बहुत छोटे से सिंपल से सूत्र मैं आज आपको बता देता हूं। आप खुद भी अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि क्या नीच भंग राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देख लीजिए कि जिस प्रकार से नीच का ग्रह मान करके चलते हैं, उदाहरण देकर के मैं आपको समझाऊंगा कि शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीच के होते हैं, और वो यदि उस राशि के स्वामी जिस राशि में वो नीच के हुए हैं, जैसे शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, और बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं, तो अगर नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह उच्च राशि में बैठे हुए ग्रह के साथ संबंध बना ले, अर्थात उसके साथ युति बना ले, तो नीच भंग हो जाता है। नीच भंग का पहला सूत्र, नीच ग्रह अगर उच्च के ग्रह के साथ युति बना ले तो निश्चित तौर पर वह नीच भंग राजयोग बन जाता है। दूसरा सूत्र कहता है कि अगर नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह, उदाहरण के रूप में जैसे कि शनि मेष राशि में नीच के होते हैं और मेष राशि होती है मंगल की, अगर वह मंगल की राशि में नीच के होकर के बैठे और मंगल अपनी राशि में, मेष राशि मंगल की अपनी राशि है, वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि है, अगर मंगल इन दोनों राशियों में से कहीं पर विराजमान हो गए हैं तो वो भी नीच भंग राजयोग के अंतर्गत आता है। तो इसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। तीसरा सूत्र कहता है कि यदि नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह को उस राशि का स्वामी अगर पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। इसको भी समझ लेते हैं उदाहरण से ही कि शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, अगर नीच के शुक्र को बुध पूर्ण दृष्टि से देख ले, 7वीं दृष्टि से अगर बुध पूर्ण दृष्टि से अगर शुक्र को देख लेते हैं तो नीच भंग राजयोग बन गया है। अब ये 3 सूत्र ऐसे मैंने आपको बताए हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में बने हुए हैं तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि हमारी कुंडली में ग्रह नीच का है तो खराब परिणाम देगा, अच्छे परिणाम देगा, उसकी दशा में वो शुभ परिणाम देगा, जब भी वो गोचर में परिवर्तन करेगा तो शुभ परिणाम देगा। तो नीच भंग राजयोग इस प्रकार से आपको लाभान्वित करता है। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए और स्वयं पता लगाइए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में भी नीच भंग राजयोग बन रहा है, और जब उस ग्रह की दशा आएगी तो कैसा आपको लाभ मिलेगा। क्या जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें भाव के जो स्वामी होते हैं, क्या ये भी आपको शुभ परिणाम दे सकते हैं? बार बार यही कहा जाता है कि जन्म कुंडली में 6ठा भाव, 8वां और 12वां भाव खराब होता है, उस भाव के स्वामी खराब फल देते हैं, षष्ठीय, अष्टमेश और द्वादशेश। आज हम उसी पर बात करेंगे। ये भी राजयोग बनाता है जिसको ज्योतिष शास्त्र में विपरीत राजयोग के नाम से जाना जाता है। कैसे बनता है? विपरीत राजयोग बनता है कि 6ठे, 8वें और 12वें भाव के जो भी स्वामी हैं या राशि के राशिश हैं, वो यदि एक दूसरे का राशि परिवर्तन कर रहे हो, जैसे 6ठे भाव का स्वामी 8वें में बैठा हो, 8वें का स्वामी 12वें में बैठा हो, या 12वें का स्वामी 6ठे में बैठा हो, यानी कि अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में बैठा हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ये विपरीत राजयोग बनता है। और यही विपरीत राजयोग खराब फल देने की बजाय अति उत्तम फल देता है। ये ऐसा बहुत सारी जन्म पत्रिकाओं में देखा गया है। विपरीत राजयोग 3 प्रकार से बनता है। सबसे पहला है हर्ष योग, दूसरा बनता है सरल योग और तीसरा बनता है विमल योग। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं कि करके हर्ष योग कैसे बनता है। हर्ष योग बनता है यदि षष्ठम भाव यानी 6ठे भाव का स्वामी अशुभ भाव का स्वामी 8वें भाव में या 12वें भाव में अशुभ भाव में जाकर के बैठ जाए, या 6ठे भाव को अशुभ ग्रह दृष्टि दे रहे हों, या 6ठे भाव के स्वामी का संबंध 8वें या 12वें भाव के स्वामी के साथ बन जाए या युति हो जाए, तो हम इसको हर्ष योग कहते हैं। ऐसे जातक के जीवन में ये राजयोग की तरह काम करता है। शत्रुओं पर ऐसा व्यक्ति विजय हासिल करता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो हारता नहीं है। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी बड़ी पदवी जैसे कि सेना में, सिविल में, सर्विसेज में, ऐसा व्यक्ति आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। IAS, IPS जितने भी आप देखेंगे उनकी जन्म कुंडली के अंदर षष्ठीएस की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और षष्ठीएस का विपरीत राजयोग ऐसे जातकों की जन्म कुंडली में ज्यादातर पाया जाता है। अगला योग है, मैंने
बताया था आपको दूसरा योग है सरल योग। सरल योग जो बनता है वो अष्टम भाव से बनता है। अगर अष्टम भाव यानी अशुभ भाव है और उस भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए और वह उनके साथ या तो युति कर ले या अशुभ ग्रहों की दृष्टि अगर अष्टम भाव पर पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर सरल योग विपरीत राजयोग बन जाता है और ऐसा जातक अपने जीवन के अंदर उसकी आयु बहुत लंबी होती है, अच्छी आयु का व्यक्ति होता है। ऐसे जातक को गुप्त जानकारियां बहुत अच्छी होती हैं, रहस्यमयी जानकारियां होती हैं, डीप नॉलेज होती है, मेडिटेशन क्षमता उसकी बहुत अच्छी होती है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा या तो कोई विद्वान कह लीजिए कि ऐसे स्थान पर पहुंचने वाला जिनको हम ऋषियों, मुनियों या धर्म गुरुओं की हम जो चर्चा करते हैं, ऐसा स्थान, ऐसा व्यक्तित्व हासिल करने वाला व्यक्ति ऐसे राजयोग को प्राप्त होता है। तो सोचिए कि कितना जबरदस्त ये राजयोग काम करता है। अगला राजयोग है, इसके बाद में हर्ष हो गया, सरल हो गया और इसके बाद में आता है विमल जो 12वें भाव से बनता है। यदि 12वें भाव का यानी द्वादश भाव का स्वामी यदि छठे भाव के स्वामी या 8वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बना ले या इन भाव में जाकर के बैठ जाए या अशुभ ग्रहों से दृष्टि हो जाए या अशुभ ग्रहों के भाव के स्वामियों के साथ विराजमान हो जाए, तो वो बन जाता है विमल योग। ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर के सेटल होता है, परदेश गमन करता है, परदेश में जाकर के खूब धन कमाता है, प्रदेश में जाकर के अपना नाम भी कमाता है। प्रदेश मतलब अपने जन्म स्थान से भी दूर जाकर के वो कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और लोकप्रियता हासिल करता है और ऊंचे दर्जे पर उच्च पद को हासिल करने के बाद में मित्रता यानी मित्रों पर खर्चा करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, यात्राओं पर खर्चा करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, यात्राओं का प्रिय प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ये समझ लीजिए कि मोक्ष को प्राप्त करने का भागी बन जाता है। द्वादश भाव अगर इस भाव में इस तरीके का अगर विमल योग बनता है तो देख लीजिए कि कहीं ये तीनों में से कोई भी योग आपकी जन्म पत्रिका में अगर बन रहा है तो इसके लाभ आपको अवश्य मिलेंगे और अगर उनके लाभ आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के पता लगाएं। एक ज्योतिष मत ये भी कहता है कि तृतीयेश, षष्टियेश, अष्टमेश और द्वादशेश यदि नीच के हों, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, आप अपनी कुंडली में देखिएगा, तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी यदि नीच का हो तो ये राजयोगकारी होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी ही सुंदर जानकारियों के साथ मिलेंगे आपको नई वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राधे।